Hello everyone. नमस्कार. वेलकम टू ज्ञान फॉर मीडिया एंड आई एम डॉक्टर कृतिका. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज़ पे शुरुआत की है जो कि रिवीजन सीरीज़ है फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 विच इज़ ड्यू टू बी कंडक्टेड इन दिस मंथ, यानी कि जून साइकिल 2023 की एग्जामिनेशन के लिए एक रिवीजन सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम विद फुल एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं. देखिए दोस्तों, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्चुअल क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है और इन सब के लिए ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा जाए, उन्हें समझा जाए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से उन्हें आपको अटेम्प्ट करना है विद इन दी गिवन टाइम फ्रेम. उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि हम इसमें फुल एक्सप्लेनेशन आपको देंगे हर क्वेश्चन का, तो आपके कंसेप्ट साथ साथ क्लियर होते चले जाएंगे. सो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, कहीं भी डू नॉट skip the video because you may miss out some important points, some important tips and tricks to solve these multiple choice questions. तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे अपील है कि डू सब्सक्राइब टू ज्ञान फॉर मीडिया. वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा. तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. और पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उसमें पूछा गया है, अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेटिव इनएफिशिएंसी इज. चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं. ग्रुप क्वेश्चन नहीं है, यानी कि आपको ऑप्शंस के भी ऑप्शंस नहीं यहाँ पे दिए गए हैं. सीधे सीधे पूछा गया है, अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेटिव इनएफिशिएंसी इज. फर्स्ट इज डिजायर फॉर पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर. इम्प्लीकेशंस ऑफ फेमिलियर रिलेशंस. थर्ड इज पीयर प्रेशर या फिर फोर्थ लिमिटेड नॉलेज. देखिए, किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में नॉलेज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट या रोल कहूँ मैं प्ले करता है. उसके बिना कम्युनिकेशन कभी भी इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट नहीं हो सकता. सो इन सारे ही ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है लिमिटेड नॉलेज. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. A source of communicative inefficiency is limited knowledge. Now let's move on to the next question. और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस पहले नेट के एग्जाम में आ चुके हैं. पिछले साल का पेपर है जिसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 2022 का पेपर है जिसको कि हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. तो बहुत न्यू पेपर है जिसे हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हम बहुत आराम से समझ पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस यूजीसी नेट एग्जाम में आते हैं. अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है. Now in the next question they are saying, considering the speech given by the school principal today, I would conclude that he is not a good public speaker. Identify the informal fallacy committed in the above argument. चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, स्लिपरी स्लोप, एबोमिन, अपील टू फोर्स या फिर हैस्टी जनरलाइजेशन. तो आप देखें कि ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और एक कॉमन या फिर कहें कि एक जनरलाइजेशन यहाँ पे कर दिया गया है स्कूल प्रिंसिपल को लेके. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 विच इज हैस्टी जनरलाइजेशन. थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था, नॉट अ वेरी ट्रिकी वन, तो इजी था, आराम से हम इसको समझ पाए. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. The next question says, media messages consists of various layers of, first is rationalization, second is complex resistance, third is polymorphic meaning and fourth is restrictive rituals. तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, भारी भरकम शब्दों का यहाँ पे उपयोग ज़रूर किया गया है, बट द क्वेश्चन डजंट सीम टू बी वेरी डिफिकल्ट. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज इट सेज दैट मीडिया मैसेजेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेयर्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक हम जानते हैं कि मीडिया मैसेज की जब हम बात करते हैं तो उसके कई सारे अर्थ, आशय, भावार्थ हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ द रिसीवर and it consists of various layers. Now यहाँ पे they have already given a hint
कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेयर्स। तो जब लेयर्स की हम बात करते हैं तो हम बहुत सारे रूपों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। हिंदी के क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें पॉलीमॉर्फिक मीनिंग का जो हिंदी ट्रांसलेशन है दैट इज गिवन एज बहुरूपी आशय। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रैशनलाइजेशन मतलब कि वेरियस लेयर्स नहीं हो सकती। रैशनलाइजेशन मतलब कि एक ही मतलब उसका होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ठीक टर्म नहीं है। रिस्ट्रिक्टिव रिचुअल्स भी ठीक नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन आप कुछ इस तरह से समझें कि जब हम बात कर रहे हैं विभिन्न लेयर्स की, ठीक है, कई सारे परसेप्शंस की, तो हम कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस या रिस्ट्रिक्टिव रिचुअल्स उसको नहीं कह सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से भी अगर ये क्वेश्चन आप करेंगे तो इसका सही आंसर है पॉलीमॉर्फिक मीनिंग, ऑप्शन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सी कि अगला क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में क्या पूछा गया था। ये है क्वेश्चन नंबर 718, जिसमें कि पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ कंजीनियल क्लासरूम एटमॉस्फेयर। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि कोई मास कम्युनिकेशन का क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। So the first thing is creating a conductive atmosphere, engaging in individual efforts, supportive teamwork and negotiable movement inside the classroom. Now this is again I would say not a very difficult question, teaching aptitude का है। अगर आप खुद को इस जगह पर रखें कि एक कंजीनियल क्लासरूम एटमॉस्फेयर में अगर आप हैं तो किस तरह से चीज़ें वहाँ पे हो रही होंगी, तो आप समझेंगे कि कंडक्टिव एनवायरनमेंट वहाँ पे रहता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। एंगेजिंग इन इंडिविजुअल एफर्ट, not very true. Then comes the supportive teamwork. Yes, when we talk about a good atmosphere we say that we promote teamwork, so C is correct option here. Negotiable movement inside the classroom, this we do not promote. And then immersive learning, ये भी एक congenial classroom atmosphere का एक feature है। So A, C और E यहाँ पे correct answer है, which makes option number 2 the correct answer here. Now let's quickly move on to the next question. Let's see इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं मास कॉम से रिलेटेड। एक रिसर्च एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है। One of the aims of qualitative data analysis is to expand the selected text or material, analyze the researcher's credentials, describe a phenomenon या फिर focus on binary discretion. Again, the terms that are being used here are pretty I would say little difficult to understand। एक common media scholar के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन question इतना difficult नहीं है। सिंपल आंसर है इसका, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस हम तब करते हैं जब हम किसी फिनोमिनन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ठीक है। हम किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक्सपैंड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव मोस्टली नए आंकड़ों पे किया जाता है। एनालिसिस नहीं करना है हमें रिसर्चर की क्रेडेंशियल्स का, और वी डू नॉट वांट टू फोकस ऑन द बाइनरी डायसेक्शन। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 3, that qualitative data analysis is done to describe a phenomenon. ये याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपसे पूछे जा सकते हैं। Now let's move on to the next question, and next question says, ये भी रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। इन द रिसर्च फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स यू कैन कंस्ट्रक्ट लाइन, बार, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट या फिर ट्रेंड कर्व्स। देखिए, जब हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम बार चार्ट्स भी बना सकते हैं, हम हिस्टोग्राम्स भी बना सकते हैं, हम पाई चार्ट्स भी बना सकते हैं। क्योंकि हम जब डेटा को कैटेगराइज करते हैं, हमें डिफरेंट बाइफिकेशंस वहाँ पे शो करने पड़ते हैं, तो हमें चार्ट्स का यूज़ करना पड़ता है। हम लाइन कर्व या फिर ट्रेंड कर्व वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। सो बी, सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस हियर, सो दैट मेक्स ऑप्शन नंबर 2 द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइस, अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में ना आ रही हो, आप चाहते हैं कि मैं उस पर कोई वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट मी नो कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आए, या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे कि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो अपना लेकर के आऊँ. Then let's move on to the next question. This is a factual question. It says the term graphic design was coined in 1922 by book designer. So this is a factual question. Graphic design term जो है वो किसने coin किया था, वो यहाँ पे पूछा गया है. The correct answer is William Edison Dwingens. तो ये इसका करेक्ट आंसर है. आप बाकी के जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, पिएट, मॉड्रियन, जेम्स प्रेंगर, ये सारे नाम, हेनरी क्रैमर, ये सारे नामों को पढ़ लीजिएगा कि ये कौन कौन लोग हैं और कहाँ किस किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 409. क्वेश्चन नंबर 409, it says the concept of uses and gratification is not based on which research. Mind you, it says not based on which research. So first is study quiz program, studying music programs on the radio, children's study of comics or study of films. तो यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन किस में नहीं यूज़ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्विज प्रोग्राम्स में नहीं यूज़ होता है. जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, studying music program is right, children's study for comics is right, and study of films is also right, where we use the concept of uses and gratification. So the correct answer for this question is study quiz programs. Now let's move on to the next question. देखते हैं वो क्या कह रहा है. Which type of communication is used more in corporate communication? हम जानते हैं कि corporate communication दोनों ही ऑडियंसेस पे किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल पब्लिक्स पे. ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन. तो किस में ज़्यादा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन यूज़ होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मैक्सिमम यूज़ होता है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर. Now this question is very important because they are talking about the editor and they have given a list of newspapers and you have to match the editor with newspaper. तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करेक्ट आंसर्स होते हैं. प्रभाष जोशी जो हैं वो जनसत्ता के एडिटर रहे हैं, और सेकंड ऑप्शन जो विद्यानिवास मिश्रा जी हैं वो आपके नव भारत टाइम्स के एडिटर आप मैच करा सकते हैं. देन कम्स दी MG अकबर साहब जो हैं वो एशियन एज के एडिटर रहे हैं, और अरुण शौरी जो हैं वो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हैं. तो इसमें कुल मिला के A goes with 3, B goes with 2, C goes with 4 and D goes with 1. ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको सारे न्यूज़पेपर्स और उनके एडिटर्स के नाम पता होने चाहिए. मैंने एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को चेकआउट करिएगा. देखिएगा कि कौन कौन से न्यूज़पेपर्स इंडिया में से निकल रहे हैं, चल रहे हैं, जो फेमस हैं, और कौन उनके एडिटर हैं. अगर आपको एक एडिटर्स के नाम भी पता है तो आप इजीली इस मैचिंग को कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and let's see कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन. It says Bunadli admits that there are following barriers to people benefiting from today's information society. तो यहाँ पे बुनाडली की बात हो रही है, एक फिलोसफर हैं, उन्होंने कौन कौन से बैरियर्स बताए हैं विच आर बेनिफिटिंग फ्रॉम टुडेज इंफॉर्मेशन सोसाइटी. इसमें कई सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको मैच कराने हैं. Options first is lack of information, lack of basic computer skills, barriers to user friendliness, barrier to access, especially as these new media are expensive, gap in the way the internet is used based on education. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो लग रहा है, अगर हम
बुनाडली के रिस्पेक्ट में बात करें, वैसे तो ऑप्शन ए भी सही लग रहा होगा मोस्टली लोगों को, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन जब हम आज की इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल एज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है बी, विच इज़ लैक ऑफ बेसिक कंप्यूटर स्किल्स. देन कम्स डी, which is barrier to access the new media because it is expensive. And then comes gap in the way the internet is used. तो इंटरनेट, अब आप गैस कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात हो रही है तो डिजिटल एज की बात हो रही है, जितने भी ऑप्शंस कंप्यूटर से रिलेटेड हैं आप उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं. बी डी ई यहाँ पे करेक्ट है, विच मेक्स ऑप्शन नंबर 1 द करेक्ट आंसर. Now let's move on to the next question, which says skyline is. अब यहाँ पे skyline, वैसे तो लग रहा होगा कि पहला ऑप्शन क्या बात कही है, इट इज़ आफ्टर द स्काई, बट इट इज़ करेक्ट इन दिस केस. यहाँ पे जो जो ऑप्शन है, इट इज़ बिफोर द टाइटल ऑफ न्यूज़पेपर, इट इज़ कलर्ड लाइन, इट इज़ न्यूज़पेपर स्टाइल, इट इज़ ओनरशिप लाइन ऑफ न्यूज़पेपर. तो इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमें सही लग रहे हैं. देखिए, इट इज़ आफ्टर दी स्काई विच इज़ राइट, इट इज़ न्यूज़पेपर स्टाइल विच इज़ राइट, और इट इज़ ओनरशिप लाइन ऑफ न्यूज़पेपर विच इज़ ऑल्सो करेक्ट. सो यहाँ पे ए डी ई सही है. बिफोर द टाइटल ऑफ न्यूज़पेपर स्काई लाइन नहीं होता है, और ये कोई कलर्ड लाइन भी नहीं होती है. तो ए डी ई, इसमें मोस्टली बच्चों ने लास्ट ईयर गड़बड़ी क्या की थी कि इट इज़ आफ्टर द स्काई, दे डिड नॉट चूज दिस ऑप्शन, क्योंकि थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, ब्लंडर सा लग रहा है, लेकिन ये भी करेक्ट है कि इट इज़ आफ्टर द रेफरेंस taken for this name is sky. So option number 3 in this case is the correct answer. Now let's move on to the next question that says who was called as the liberator of Indian press. Important question है, history of press का question है. काफ़ी सारे वीडियोस में पहले इसमें पोस्ट कर चुकी हूँ हिस्ट्री ऑफ प्रेस के, आप चाहें तो उनको रेफ़र कर सकते हैं. लॉर्ड लाइटन, चार्ल्स मेटाकाल्फ, लॉर्ड वेलेस्ले एंड लॉर्ड मैक्यूले. कई सारे स्टूडेंट्स ने लॉर्ड वेलेस्ले इसको करेक्ट किया, लेकिन वो सही आंसर नहीं है. चार्ल्स मेटाकाल्फ इसका सही आंसर है. आई विल टेल यू व्हाई. देखिए, चार्ल्स मेटाकाल्फे जो हैं उनको मेटकॉफ भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, चार्ल्स मेटकॉफ. ही was known as the liberator of Indian press because of the liberal policies that he adopted for the Indian press. एक एक्ट भी है मेटकॉफ एक्ट करके, आपने मीडिया लॉज एंड एथिक्स में शायद उसको पढ़ा हो, विच रिमेन्ड इन फोर्स टिल द ईयर 1856. तो ये जो एक्ट था उसमें इंडियन प्रेस को लेके, फ्री प्रेस को लेके काफ़ी सारी लिबरल पॉलिसीज़ का जिक्र है. एंड दिस लेड टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया. उस समय जितने अखबार निकले, जो एक रिवॉल्यूशन आया, वो बिकॉज ऑफ the act and also because of the liberal policies that were adopted by Charles Metcalfe. तो इसलिए उनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है. इनफैक्ट ये जो एक्ट है मेटकॉल्फ एक्ट, उसको भी लिबरेटर एक्ट कहा जाता है. तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी घुमा फिरा के यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है. वाई आई एम सेइंग दिस इज़ कि ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस रहते वही हैं, बस उनको पूछने का तरीका बदल जाता है. इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस हम लोग लेंगे. ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है. गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड देम, अपनी कंसेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखिए. एंड आई विल बी कमिंग बैक विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस in the video that will be posted tomorrow. So all the best for your exam. Please stay tuned to Gyan for Media to not miss any update or any video that we post in future. And do not forget to press the bell icon which is given on the right hand side of your screen. Video को like ज़रूर करिएगा and do share it among your
friends so that they can be benefit from our videos.